नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी की यूजीसी एनटीए नेट की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपकी उसी तैयारी को धार देने के लिए, उसको गति देने के लिए और सही दिशा में कैसे आप आगे बढ़ें, उसके लिए हमने एक विश्लेषण यहाँ पर किया हुआ है कि यूनिट वाइज किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो लेक्चर को आप आत्मीयता के साथ अंत तक देखेंगे तो आपके मन में उठने वाले तमाम प्रश्नों के सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं कि यूजीसी एनटीए नेट का एग्जाम पैटर्न जो कि जून 2024 तक का कैसा रहा है, कम समय में तैयारी करने के लिए हमें किन इकाइयों को ध्यान में रखना चाहिए और उन इकाइयों को पढ़ते हुए किस तरीके से अध्ययन करना है। पढ़ने के लिए तो हम यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पढ़ने का सही अप्रोच क्या होना चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो टेबल बनाया गया है उसमें यूनिट, टॉपिक, नंबर ऑफ क्वेश्चन, पैटर्न के बारे में हमने विश्लेषण करने का प्रयास किया है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि 10 इकाइयों का नाम दिया गया है और उन इकाइयों में कुछ इकाइयों को हमने रेड और येलो कलर से हाईलाइट भी किया है। इसका खास उद्देश्य है। तो देखिए, यूनिट 1 की बात करें जो कि हिंदी भाषा और उसका विकास है। जो विद्यार्थी कई बार एग्जाम में बैठ चुके होंगे उनको यूनिटों का नाम अच्छे से याद हो गया होगा, वो बिल्कुल नहीं भटकेंगे कि यूनिट 1 में क्या है, 2 में क्या है, 5 में क्या है, 8 में क्या है या फिर 10 में क्या है। जो विद्यार्थी अभी नए सिरे से इसकी तैयारी में जुड़े हुए हैं, पहली बार बैठने जा रहे हैं, हो सकता है कि वो थोड़ा सा लड़खड़ाएं, लेकिन हमने देखिए यहाँ पर कोशिश की है कि आपको यूनिट का एकदम से नाम भी पता चल जाए कि किस यूनिट का क्या नाम है और उसको हमें कैसे पढ़ना है। यूनिट 1 आप देख रहे हैं जिसका नाम है हिंदी भाषा और उसका विकास, जिससे कि 5 क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में पूछे गए हैं। 18 जून 2024 की बात करें तो प्रश्न का पैटर्न कैसा था, सीधा प्रश्न थे या फिर सुमेलित थे। यानी कि हिंदी भाषा और उसका विकास से आप देखेंगे कि या तो सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, प्रश्न रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, या फिर थोड़ा सा क्रम भी पूछ लिया जाएगा। कुछ यहाँ पर राजभाषा से संबंधित अगर कोई प्रश्न बनाया जाता है तो, या फिर सुमेलित पर आधारित रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया हिंदी भाषा और उसका विकास, इसमें व्याकरण का भी कुछ न कुछ पोर्शन लगा हुआ है। जब आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा व्याकरण का भी अंश हमें पढ़ना है। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बात करते हैं हम इकाई 2 के ऊपर, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी गद्य विधाएं। यानी कि इसमें 2 पार्ट हैं। अगर आप बारीकी से देखेंगे तो इसमें 2 पार्ट हैं। आपके पास सिलेबस मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर होगा, नहीं होगा तो आगे जाकर आप जरूर उसको प्रिंट आउट करके अपने पास रखेंगे, ताकि मेरी बात आपको गहराई से समझ में आए। हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य विधाएं, जिसको कि हमने एक नाम दिया यहाँ पर इतिहास और आलोचना, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो हम निर्धारित करने में कई बार दुविधा में आ जाते हैं कि ये प्रश्न इतिहास का है या फिर आलोचना का है। तो कुल मिलाकर यूनिट 2 से 17 प्रश्न इस बार के एग्जाम में पूछे गए थे। प्रश्नों का जो पैटर्न था, प्रकाशन वर्ष, कथन, और कथनों में आप देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा से रिलेटेड ज्यादा कथन थे, और प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए भी कथन थे। खासतौर से नामवर सिंह की पुस्तक आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां नाम से जो पुस्तक है, वहां से सवाल इस बार पूछ लिए गए थे। तो कहने का मतलब यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को छोड़कर आप इस एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर शुक्ल जी के कथन से भी सवाल पूछे गए थे और उनके निजी रचनाओं पर आधारित भी सवाल पूछे गए थे, चाहे वो इतिहास से आधारित हो चाहे आलोचना। इसीलिए मैंने इस खंड का नाम खुद यहाँ पर दिया है, इतिहास और आलोचना, जिससे कि 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। बात करते हैं अगली यूनिट के बारे में जो कि साहित्य शास्त्र है, जिससे कि 6 सवाल पूछे गए। साहित्य शास्त्र की जब बात की जाती है तो आपको इसमें भारतीय और पाश्चात्य दोनों काव्य शास्त्रों का इसमें योग ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि 3-3 सवाल लगभग भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से आए हुए थे। इनकी संख्या टोटल 6 थी। सवाल कैसे थे, या तो सीधे सीधे सवाल पूछ लिए गए थे या फिर सुमेलित पैटर्न पर आधारित सवाल थे। अगली यूनिट है जिसका नाम है वैचारिक पृष्ठभूमि।
जिससे कि 2 सवाल पूछे गए थे और सवाल थे सीधे सीधे या फिर कथन पर आधारित थे। एक गांधी जी पर आधारित कथन दिया गया था, उस पर सवाल बना हुआ था। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वैचारिक पृष्ठभूमि से ज्यादातर सवाल नहीं पूछे जा रहे, 2-3 सवाल ही हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब हम बात करें यूनिट 5 के ऊपर, जिसका नाम है हिंदी कविता। और इस यूनिट को लेकर अनुराग हिंदी एकेडमी पर काफी मेहनत की गई है। एक तो कविताओं को पढ़ाना काफी कठिन होता है और इसमें वक्त भी लगता है, व्याख्या भी करनी पड़ती है, और किस एंगल से इसमें सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत तरीके से हो सकती है। प्रकाशन वर्ष के आधार पर, क्रम के आधार पर, पंक्तियों के क्रम के आधार पर, कविता संग्रहों के आधार पर बहुत तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। इस बार 17 प्रश्न पूछे गए थे हिंदी कविता से। कैसे प्रश्न थे, पैटर्न को अगर ध्यान में रखें तो पंक्तियों का क्रम पूछ लिया गया, कविता संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर पूछ लिया गया, ठीक है। फिर सामान्य रूप से प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से सवाल पूछे गए थे और इसमें कई जगहों पर कविताओं में आए हुए कुछ खास, चाहे वो किसी गीत की बात कर लें या फिर किसी जनजाति की बात कर लें या फिर पशु पक्षियों का उल्लेख किया गया है, तो उनसे रिलेटेड भी सवाल यहाँ पर पूछे गए। यानी कि जब आप कविताओं को पढ़ें तो उसमें आए हुए जो भी उसके सारांश हैं या फिर कविता के मुख्य उद्देश्य हैं या उसमें अगर चरित्रगत कोई घटनाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं, पात्र योजना पर आधारित है, जैसे आप अंधेरे में पढ़ेंगे तो वहां पर भी पात्र योजना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप असाध्य पीड़ा पढ़ेंगे तो उसमें भी पात्र योजना है। तो इस तरीके से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। और हमने देखा कि आगे उपन्यासों, नाटकों में पात्रों के आधार पर क्रम को लगाना था पहले से बाद के क्रम में। हो सकता है कि आगे जब आप एग्जाम में जाएं तो कविताओं को आधार बनाते हुए जिनमें पात्र योजना है उनको प्रश्न के तौर पर पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित पात्रों के आधार पर प्रकाशन वर्ष बताइए या फिर क्रम में लगाइए। तो देखिए कविता से कुल 17 प्रश्न थे। प्रश्न का जो पैटर्न है हमने बता दिया। अगला जो टॉपिक है या फिर यूनिट है वो है हिंदी उपन्यास का छठा यूनिट, जिससे कि 12 सवाल पूछे गए थे। सवालों का जो पैटर्न था, पात्रों के आधार पर क्रम। यहाँ पर ध्यान में रखिए, हिंदी उपन्यास में ज्यादातर सवाल हमें देखने में मिले कि पात्रों के आधार पर क्रम पूछे गए थे। पहले उपन्यासों के आधार पर, इनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर क्रम पूछे जाते थे या फिर उपन्यासकारों के जन्म काल के आधार पर प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया गया है, जो कि पात्रों को केंद्र में रखा गया है। हिंदी उपन्यासों में एक नई चीज देखने को यह मिली कि जिन भी उपन्यासों में गीत योजनाएं हैं, यानी कि कहीं कोई पात्र गीत को गुनगुना रहा है, उस पे भी पेपर बनाने वालों की नजर रही है। खासतौर से गोदान और मैलांचल से यहाँ पर 2 सवाल इस पेपर में पूछे गए थे। तो गीत योजना को भी ध्यान में रखिए। और सुमेलित पर आधारित और उपन्यासों में आए हुए महत्वपूर्ण संवादों या फिर कथनों पर आधारित भी सवाल पूछे गए थे। तो इनकी संख्या 12 थी। आगे बात करते हैं, अगली जो यूनिट है यूनिट नंबर 7, जिसका नाम है हिंदी कहानी। इससे 6 सवाल पूछे गए थे और सवालों का जो पैटर्न था, पात्रों के आधार पर क्रम सुमेलित करना था। एक तरफ कहानीकार, दूसरी तरफ कहानियां, दूसरी तरफ पात्रों से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे और संवादों पर आधारित भी सवाल थे। इसकी संख्या कुल 6 थी। आगे बात करें यूनिट 8 में, तो हिंदी नाटक हमें पढ़ना है, जिससे कि 11 सवाल पूछे गए थे। सवालों का जो पैटर्न था, पात्रों के आधार पर क्रम, सुमेलित आधारित प्रश्न, कथन यानी कि संवादों पर आधारित, और नाटक से खास तरीके का हमने पैटर्न देखा कि गीत योजना और राग योजना पर आधारित सवाल इस बार पूछे गए थे। आगे बात करें यूनिट 9 के ऊपर, हिंदी निबंध। इस बार हिंदी निबंध से मात्र 1 सवाल आया हुआ था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सवाल था जो कि एकदम सीधा था, ठीक है। तो कई बार हम देखते हैं कि सीधा और सुमेलित वाले प्रश्न भी आते हैं। एक तरीके से हम देखें तो निबंध जो पूछा गया था वो सुमेलित पर आधारित था 18 जून 2024 के एग्जाम में। इसकी संख्या 1 थी। हालांकि यूनिट 9 को लेकर आप सभी परेशान भी रहते हैं कि इसका अध्ययन कैसे किया जाए। तो देखिए इस बार 1 पूछा गया है, हो सकता है कि आगे एग्जाम में इसकी संख्या चेंज भी हो सकती है। हमने केवल आपके सामने अब तक एनटीए नेट ने जो भी पैटर्न को अपनाया है, किस यूनिट पर उसका ज्यादा जोर है, उस पर भी हमने सोचा कि आपका ध्यान ले जाया जाए। क्योंकि अगर हम क्रिकेट को याद करें
तो कहा जाता है कि कुछ पिच होती हैं जिनका कि स्वभाव होता है कि इस पे 250 रन बनेगा तो कितने पे जीत होगी। कई पिच होती हैं जिन पे 350 रन सेफ होता है, कई पर 400 रन सेफ होता है। ठीक है, कुछ पिचें या मैदान इस तरीके की होती हैं जिनमें कि आप देखेंगे कि 200 रन भी काफी हाई होता है। तो कहने का मतलब ये है कि पैटर्न को आपको समझना है, उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी को करना है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं यूनिट 10 के ऊपर, जिसमें कि आपको आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं पढ़ना है। इस बार इस यूनिट से 13 सवाल पूछे गए थे। सवाल कैसे पूछे गए? या तो सीधे सीधे सवाल थे, या फिर शीर्षकों के क्रम, जो भी रचनाएं लगी हुई हैं उनमें अगर एक से अधिक अध्याय हैं, शीर्षक हैं, तो उनके क्रम को पूछ लिया गया था और पात्रों के नामों को पूछ लिया गया, जिसमें कुछ रचनाएं काफी फेमस रही हैं जिनको कि आपको आगे के एग्जाम के लिए ध्यान में रख के जाना है। जिसमें कि संस्कृति के 4 अध्याय, कोई रचना आप यूनिट 10 में पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन संस्कृति के 4 अध्याय जरूर पढ़िए। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपका यूनिट 4 भी इसमें कंप्लीट होगा। जब मैं यूनिट 4 बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि वैचारिक पृष्ठभूमि की बात की जा रही है। अगर नहीं आ रहा है तो एक बार आपको फिर से अलर्ट होना है, गहराई से सोचना है कि आप सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि संस्कृति के 4 अध्याय आपको यूनिट 10 में भी मदद करेगी और यूनिट 4 में भी। इसके बाद एक साहित्यिक की डायरी, इससे काफी सवाल पूछे गए। मुर्दहिया से सवाल पूछे जा रहे हैं, मेरी तिब्बत यात्रा, आवारा मसीहा, क्या भूलूं क्या याद करूं नामक रचना से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। हर बार अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहां से सवाल पूछे ही जा रहे हैं, इन जितनी भी रचनाओं का नाम हमने लिया है। और अगर हम 11वें नंबर पर बात करें तो ये प्रश्न आपके लिए फिक्स है। इसको अगर पेपर लीक भी नहीं होता है या फिर आप थोड़ा सा भी तैयारी करके जाते हैं तो 10 में 10 अंक आप यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। यानी कि हर प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर का है। ठीक है, तो यानी कि 20 नंबर तो आपके अपठित गद्यांश से बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको आपको एकदम फिक्स करके जाना है। कोई सवाल ऊपर फिक्स हो ना फिक्स हो, लेकिन अपठित गद्यांश से 5-5 सवाल फिक्स है। यानी कि 2 अपठित गद्यांश आएगा, उसमें से आपको 10 प्रश्न मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कुल 100 प्रश्नों पर हमने चर्चा की, जो कि पेपर 2 के अंतर्गत है। अब बात हम करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपने मेरी बातों को बड़ी ही आत्मीयता, गंभीरता और अपने लिए सुनी होगी, ताकि आप जब तैयारी में दोबारा से जाएं और उस री एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जाएं, जिसकी तैयारी आप पहले ही कर चुके थे, लेकिन जिस तरीके से बारिश होने के बाद मैच को रद्द कर दिया जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर दूसरे तरीके से बारिश हुई और पेपर को बड़े ही ईमानदारी से रद्द कर दिया गया। तो आपका मनोबल नहीं टूटना चाहिए, आपको फिर से कमर कस के उसी जोश और जज्बे के साथ इस परीक्षा में उतरना चाहिए। तो कम समय में 70% आप तैयारी अगर इन इकाइयों को ध्यान में रखते करते हुए, तो आप निश्चित तौर पर इसमें बढ़त बना लेंगे। वो कौन कौन सी इकाइयां हैं आपको ध्यान में रखना है। इकाई 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद इकाई 5 आप देख रहे हैं कि संख्या भी देखते जाइए, संख्या भी इन सब की है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इकाई 6, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इकाई 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद इकाई 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इन पांचों इकाइयों की हम बात करें तो 70 क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं। इन पांचों इकाइयों से 70 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि 100 प्रश्न में 70 सवाल इन 5 इकाइयों से आ रहे हैं। बाकी 30 सवाल जो अन्य इकाइयां हैं उनसे पूछे जा रहे हैं, यानी कि 70 और 30 का रेशियो यहां पर है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिरकार आपको किन इकाइयों पर ज्यादा जोर देना है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें और एग्जाम में कम समय में अच्छे मार्क्स को हासिल कर पाए। तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर दोहरा देता हूं वो कौन कौन सी इकाइयां हैं। आपको ध्यान देना है यूनिट 2, फिर यूनिट 5, फिर यूनिट 6, फिर यूनिट 8, फिर यूनिट 10। ये तो अब तक जो पैटर्न है जिनसे कि ज्यादातर सवाल पूछे जा रहे हैं उनके आधार पर मैंने बताया हुआ है। यानी कि आप केवल इन्हीं इकाइयों पर नहीं जोर देंगे, इन पे आप क्या करेंगे, विशेष जोर देंगे। यानी कि जब आप पढ़ते पढ़ते यूनिट 1 से लेकर 10 तक थक जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि हमें इन इकाइयों को पढ़ते हुए नहीं थकना है। इस बार
यूनिट 9 से 1 सवाल आया, यूनिट 7 से 6 सवाल आया, तो इसका मतलब नहीं है कि इन यूनिटों को नहीं पढ़ना है, इनको भी पढ़ना है, लेकिन उसी हिसाब से पढ़ना है कि आप जिन इकाइयों से ज्यादातर सवाल आ रहे हैं उन पे विशेष जोर दीजिए और बाकी अपना सिलेबस जरूर कवर करके जाइए। थोड़ा बहुत हेर फेर तो हो सकता है, किसी इकाई से ज्यादा सवाल आ सकते हैं, किसी इकाई से कम आ सकते हैं, लेकिन अभी तक का जो रुझान रहा है, जो पैटर्न रहा है, इन्हीं इकाइयों से ज्यादातर सवाल पूछे जा रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से हमने पेपर का विश्लेषण किया और अब तक पूछे जा रहे प्रश्नों के पैटर्न को हमने समझाने का प्रयास किया है, उसको आप समझ गए होंगे और आपके मन में उठने वाले तमाम प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। आप अब नहीं परेशान होंगे। आप अपनी तैयारी जितने भी आपके पास नोट्स हैं या फिर बुक्स हैं उनके आधार पर करते रहेंगे, एमसीक्यू लगाते रहेंगे और इस चैनल पर जो आप लोगों के दृष्टिकोण से मैटर उपलब्ध कराए गए उनका आप 100% उपयोग करेंगे, लाभ उठाएंगे, तभी इस चैनल की सार्थकता होगी। बाकी मिलते हैं आगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।